आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं सूर्यबाला जी की कहानी रमन की चाची। रमन की चाची सचमुच नहीं रही। उसका अपना जीवन इस कहानी से भी ज्यादा करुण रहा। उसे अपने सच के जीवन में रमन भी नहीं मिला। रमन की जगह मैंने उसे एक तटस्थ, सुविधाजनक दूरी से देखा था। गांव की सीधी सादी लजाई सी बहू को, लंबी सुग्गी सी नाक में फंसी फंसी सी नथ और थोड़ी तक झलमलाटे घूंघट को दांतों के नीचे दबाए मगन मन पतली पतली आवाज में सिर झुकाए गाते जाना। श्याम पैदल न चले, साइकिलिया बिना। उस समय अपनी नटखट किशोर वय में मुझे उसके इस अल्हड़ पिछड़ेपन और अपने आप में मगन होने वाले भाव को देखकर बड़ी जोर की हंसी आई थी और सारे दिन उसकी नकल उतारती फिरी थी। लेकिन बस वह पहली और आखिरी बार ही, क्योंकि बाद में साल के साल छुट्टियों में घर जाने पर तो ना वह लजाती हंसी, ना ढपी ढपी पलकें, ना झलमलाता घूंघट, जैसे कोई रौंदा कचरे के ढेर पर फेंका हुआ फूल। देखने सुनने वाले बताते, यूं ही फटी लुगरियों में लस्त पस्त तेल पसीने फैले फैले सिंदूर टीके के बीच डरी सहमी काम करती है। उसे तो एक तरफ से सबने फूहड़ का खिताब दे रखा है, बने यानी घर की स्त्रियों ने। वे सारी स्त्रियां भद्दी मोटी कुरूपा सी ही थीं, पूरा कुटुंब परिवार ही, और उसमें सौंदर्य की वह जलती हुई जोत जिसे वे कुरूप तो कह नहीं सकती थी, लेकिन बेशऊर, बेगैरत और फूहड़ तो डिक्लेयर कर ही सकती थी। और वह ना नई नवेलियों की तरह कोई साज श्रृंगार, ना हाव भाव, ना नखरे ही, खुद कुछ कर ही नहीं पाती। सिर्फ फटी फटी आंखों से अपने पर होते अत्याचार और अन्याय को अचरज से देखती रह जाती। गलती कहाँ हुई उससे? प्रश्न उठा। लेकिन उसका पति? सुनने को मिला, वह जाहिल जड़बुद्धि समझता है औरतें ऐसी ही रखी जाती हैं, इसमें बुराई क्या है। खुद क्लर्की की टेबल पर बैठा 5-5, 10-10 की घूंस और कस्टमरों के खिलाए समोसों कचौरियों में ही परम तृप्त, छठे छमा से यूं ही कस्बे वाले घर जाता है और उस लुगरी पुगरी को कुछ और बेगैरत उपाधियों से लाद वापस आ जाता है। इसके कुछ सालों बाद अपने शहर जाने पर तथा बात चलने पर पता चला था। कौन? फलां की बहू। वह तो पागल ही हो गई है, अब तो कुछ काम भी नहीं कर पाती। ठगी ठगी साउर सी आंखें लिए जूठे बर्तन, नाज, दालों के ढेर के पास बैठी रह जाती है। सास अब और ज्यादा खींचती दुत्कारती है, पर घर का काम अब कौन करे। और 3-4 साल बाद सुना, मर गई वह। सोचती हूँ, जलकर मरी या मार डाली गई। बहुओं पर तो कितना कितना आक्रोश, कानूनी दबाव भी डाला जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियों पर क्या नहीं था उसके पास, जिसके अभाव में वह तिल तिल कर घुट मरी। शायद अपने प्रति एक निरपेक्ष तटस्थता, कुछ ना कह पाने की लाचारी नहीं, उदासीनता सी आत्मसजगता और एक परिपक्व प्रतिबद्धता आज संभवतः सबसे पहला प्राप्य है स्त्री का। तब वह आपसे आप स्वतंत्र और आत्मविश्वासरत हो पाएगी, वरना स्वतंत्रता या मुक्ति किसी के हाथ पर लाकर रख देने या सहेजने की चीज नहीं। बेहद बेशऊर थी भाई नवाबिन चाची भी। हमेशा वही गुड़ी मुड़ी लुगरी सी साड़ी बांधे, दयनीय खिसियानी सी पानी से भरी बाल्टी, चने मटर से भरी दौरी या आम काटने का सरौता लिए इस आंगन से उस आंगन या इस कोठरी से उस कोठरी, भंडारे या ओसारे की तरफ जाती रहती। और अगर इन जगहों में से कहीं नहीं, तो फिर जंगलों और धुएं से पूरी तरह अटी रसोई वाली कोठरी में ढेर सारी गीली सूखी टहनियां चूल्हे में झोंक झोंक कर फूंक मार मार कर धुंधवाती रहती, पसीने से लथपथ। ना ढंग के कपड़े, ना ढंग की चाल, ना हंसी दिल लगी ही, और ना बोलने चालने का ठसकेदार रस भरा ढंग ही। अम्मा और ताई ने तभी तो होठों के कोने सिकोड़कर विद्रुपता से मुस्कुराकर उन्हें यह खिताब दे दिया था, इसे देखो, यह भला नवाब लाल के लायक है। क्या खूब नवाबिन मिली उन्हें भी। नवाब चाचा ऐन सामने न होते, लेकिन अगल बगल की कोठरी दालान में ही कहीं पड़े पसरे होते। अम्मा अति सहानुभूति से भरकर उस श्वास लेती। अरे, सिर्फ गोरी चमड़ी से ही क्या होता है? इतना ही क्यों, सिर्फ सुरती नाक से ही क्या होता है? सिर्फ बड़ी बड़ी ढरकती आंखों से ही क्या होता है? सिर्फ छरहरे शरीर से भी क्या होता है? सिर्फ पतली कलाई, सिर्फ दुधिया एड़ियों, सिर्फ नाजुक अंगुलियों से ही क्या होता है?
चेहरे पर लुनाई होनी चाहिए, नमक इसके चेहरे पर है ही नहीं। नवाब लाला को देखो, रंग गहराया है तो क्या, देह दुहरी है तो क्या, लौंदे पौंदे से होने पर भी चेहरा लोना है। बदन दोहरा है तो क्या, चेहरे पर नमक है। सिर्फ खूब बड़ी ढरकती आंखों, सिर्फ पतली नाक, छरहरे शरीर और दूधिया एड़ियों वाली यह चाची जब ब्याह के घर में आई तो कुल 14-15 से ज्यादा नहीं थी, यानी मुझसे मुश्किल से कुल 4-5 साल बड़ी। लेकिन उस जमाने में उस उम्र की लड़कियां सयानी गृहस्थीन हुआ करती थीं और मेरी उम्र के लड़के पूरे गाँवदी। मैं भी 10-11 साल का गुलेल की पट्टी और कंचे, गुल्ली से लैस, धारीदार जांघिए वाला एक गावदी ही हुआ करता था। गांव छोटा था और शादियों के लग्न मुहूर्त भी साल दर साल लगा करते थे। पर अपन लोगों को दूल्हे दुल्हन से ज्यादा अहम चीजें भाड़ों के स्वांग और कड़ाहों में उतरकर गरम गरम चाशनी में बंधते बूंदी के लड्डू और बुरादे से ढकी बर्फ की सिल्लियां लगा करती थी। नवाब चाचा की शादी तक मैं लाल हरी झंडियां बांधने से लेकर कसौरे भर भर के बूंदी से बांटने और खाने लायक हो गया था। बारात में पंचमेल मिठाई भी मिली थी। इससे अधिक कुछ और की मुझे इच्छा भी नहीं थी। मलाल जो थोड़ा सा था वह यह कि अब कहीं पूरे साल भर बाद ये मुरादों भरे शादियों के दिन फिर वापस आएंगे। खुशी से उछलकर मैं लाल हरे कागजों में बंधे दहेज की टुकड़ियां बक्से उतरवा रहा था कि दूर से ही पालकी से उतरती दुल्हन का झलमला घूंघट लू के झकोरे से उठा सा था और मैं चिपचिपाती गर्मी व पसीने से लथपथ वह सुर्ख दपदपाता चेहरा देखता रह गया था। एक बहुत सुंदर नायाब सी चीज थी मेरे लिए यह। चेहरे ऐसे भी हुआ करते हैं क्या? यह तो रामनवमी गंगा दशहरा पर खरीदी लाल सुनहले गहनों से सजी मिट्टी की मूर्तों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मैं दौड़कर पास आ गया और रह रहकर उड़ते घूंघट के नीचे से झांकने लगा, अवाक ठगा सा। बाहर भी यही चर्चे हो रहे थे। इसके सामने अम्मा ताई और दर्जनों मवेशियों सी थन फैलाए कुछ बुढ़ाती औरतों के चेहरे मुझे हास्यास्पद लगने लगे कि तभी अम्मा की सधी आवाज पूरी तुरशी से यहां से वहां तक लहर गई। सिर्फ गोरी चमड़ी से क्या होता है, चेहरे पर आब होनी चाहिए, आब। गोरे काले से क्या होता है? बतासिया कहारिन को देखो, कहने को कहारिन और रंग भी गहराया सा ही, पर चेहरा लुनाई से दपदपाता रहता है। मैं पूरा गाँवदी ही था। मुंहबाए बतसिया कहारिन का कसौरे सा चेहरा गुनता रह गया। यह भी नहीं समझ पाया कि मौका ताक कर बतसिया के नाम का तुरुप अम्मा ने लगाकर बाजी जीत ली है, क्योंकि चाचियां खिसखिसाकर हंस पड़ी थी, थोड़ी बिराती सी हंसी। और मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि नवाब चाचा अपने मझोली वय में पढ़ाई से जी चुराकर कई बार बतसिया के आगे पीछे झांकते झुकते पाए गए थे। लेकिन बाहर के चर्चे से गदगद बड़े ताऊ बाहरी दालान से उल्लसित आवाज में बोले थे, 1000 में एक लड़की लाया हूं छांट कर, रूप रंग गुण शौर कढ़ाई बुनाई सब कुछ है, कोई ऐसी आसपास के गांव तक? यह बाहर की बात बाहर वालों के लिए थी, लेकिन इस घोषणा को सुनने के बाद अम्मा ने चाचियों से मुखातिब हो कहा था, अरे नई नई ब्याही बहू बेटी के तो अंग अंग में सुहाग भिना होता है, बंदरिया भी परी लगेगी, देखना 4 दिन बाद जब चौकी में खटना पड़ेगा तब देखना। हर किसी ने इसके पक्ष में अपना सिर हिलाया। देह में हाड़ ही हाड़ तो है, नवाब लाला के हिस्से में तोला भर मांस तो आता। अरे हट, आदमखोर है क्या? और एक बेहूदी खिसखिसी हंसी। यह खिसखिसा सिलसिला पूरे 4-5 दिन चला। तब तक चाची बाकी औरतों के पास सोती रही और सोने से पहले आधी आधी रातों तक दर्जनों जेठानियों के हाथ पैर और फैले कूल्हे दबा दबा कर बेदम होती रहीं। सुबह औरतें निराशाजनक लहजे में कहती, सुबह नींद नहीं खुलती इसकी, माँ बहन को सिखाना चाहिए था, हाथ पैर जल्दी उठते नहीं, सुस्त सी है, 4 काम खींच कर कर ले, ऐसा शऊर नहीं। सुस्त, बेशऊर, बेआब, बेगैरत लड़की। और इस लड़की को 5वें दिन जब आधी रात के बाद एक अलग कोठरी में डाल नवाब चाचा के पास पहली बार भेजा गया तो वह उन्हें थकान और पसीने से लस्त पस्त लुज्जी मिजी धोती में निढाल फर्श पर सोती मिली थी। बेलज, बेगैरत औरत। नवाब चाचा अधकचरा पौरुष सहेज कस्बाई अंदाज में भुनभुनाए थे। सुबह एक कान से दूसरे कान तक लहर सी फैल गई।
नवाब लाला भी कह रहे हैं कि उनकी बड़ी भौजाई की बात सही ही है, यह तो किसी काम की ही नहीं। सचमुच मैंने तो देखा था, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही उनकी साड़ी का घूंघट हटा था और वह चेहरा स्याह तो था, जैसे सफेद सलेटी राख की परतों से ढका। उसमें सब कुछ ढक गया था, चेहरे मोहरे के साथ साथ होठों का स्पंदन, आंखों की घबराहट, संकोच और थरथराती सी उंगलियां। श्रृंगार के नाम पर उलझे बालों के नीचे एक हल्की पीली सी सिंदूरी बिंदी दिखी थी। बस बस इससे ज्यादा मैं और इस पचड़े में पड़ा भी नहीं कि अम्मा की भविष्यवाणी कुल 7 दिनों में ही कैसे सिद्ध हो गई। अम्मा में इतनी चतुराई आई कहाँ से? बाबू तो मेरी माँ नाम की अपनी इस दूसरी औरत को धान की बोरी कहा करते थे। गेहूं चावल की नहीं, धान की बोरी। कहते, धान सरपत सा छिलता जो जाता है। हाथ पांव ऐसे किए फल फलाकर खून तक निकल आए, मजे से नाटी, थुल थैली सी। माँ ने इसका बदला लिया था। नवाब चाचा का बयान पेश करते हुए कहा था, सुन लिया, सिर्फ गोरी छरहरी। हाँ हाँ, बाबू ठहाका मारकर हंसे थे। और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसी थुल अनाज की बोरियां सबके भाग में थोड़े ही होती हैं। माँ जरूर निचला होंठ दांतों में दबा तिलमिलाई होगी, लेकिन कहा ना, मैं पूरा गाउदी ही था। खिस से हंसता और कंचे जेब में भरे सर्र से बाहर निकल भागता, लौट कर आता। खूब भूख लगी होती तो रसोई में जाने को कहा जाता। वहां बेगैरत सुस्त चाची धुएं से दम घोटती रसोई में रोटियां सेक रही होती। सेक नहीं, बल्कि कहूं कि थोप रही होती। मुझसे ज्यादा देर धुएं में ना खड़ा रहा जाता। चाची, रोटियां तो जल्दी। और बाहर आकर चैन की सांस लेता। कभी आंगन में रात में लालटेन के पास खेल में जीते हुए कंचे गिनता रहता कि अम्मा मंजली ताई को सनकाती हुई मुस्की मारकर कहती, वह देखो, आ गई फूहड़, सारी धोती पर आटा ही आटा, जैसे रोटियां सेक कर नहीं, आटे की बोरी से निकल कर आ रही हो। ताई खर्र से हंस देती। जरूर रसोई भंडारे के किवाड़ खुले छोड़ आई होगी, बिल्ली कुत्तों के मुंह मारने के लिए। इसके दिमाग का कुछ भरोसा थोड़ी है, जाने कहाँ कहाँ मंडराता रहता है। चाची धीमे से कहती, किवाड़ बंद कर दिए हैं। कभी अम्मा भूले भटके से रसोई के पास से गुजरती तो सब कुछ ढका तोपा रहने पर भी उन्हें बहुत कुछ मिल जाता। देखो जरा फूहड़ को, चौके का पानी तक ठीक से सुखाया नहीं, मथानी वहां क्यों रख दी? परात जैसे हफ्तों से मांजी धोई ही नहीं गई। भंडारे से प्याज की बास आ रही है, जरूर सड़ रही होगी, इसने छाटी ही नहीं होगी। कहा ना, इसके भरोसे जो रहा उसका भगवान ही मालिक। मेरी यह सब सुनने रहने की इतनी आदत पड़ गई थी कि कभी चाची को अकेली उनकी कोठरी में पसीने से तर पंखा करते या सुस्ताते देखता तो आश्चर्य से पूछता, अरे, तुम मसाले नहीं कूट रही चाची? तुम आटा नहीं छान रही? तुम्हें चावल नहीं बिनना क्या? तुम्हारी सारी रोटियां सिक गई? चाची सहमी आंखों से इधर उधर देखती, तब बहुत धीमे से, जैसे संभल कर मुस्कुराती। कभी कभी मेरे हाथों में भरी कांच की चिकनी चिकनी गोलियों में से 2-1 लेकर यूं ही हाथों में घुमाती रहती। इन 2-1 लम्हों को बस वे जैसे कहीं नहीं होती, कहीं नहीं, रसोई भंडारे अनाज के कोठलों से दूर, जहां वह होती और कांच की रंग बिरंगी फूल पत्तों वाली गोलियां। थोड़ी देर में ही मेरे सब्र का बांध टूट जाता और मैं गोलियां उनके हाथ से ले खेलने भाग जाता। लौटता तो आंगन या दालान में 3-4 चाचियां ताइयां झांव झांव कर रही होती। सब एक साथ ही हाथ नचा नचा कर इस तरह बोल रही होती जैसे वे एक दूसरे से लड़ रही हों, लेकिन बीच बीच में एकाध के ठिठियाकर हंस पड़ने से लग जाता कि वह लड़ नहीं रही, बल्कि सारांश यह है कि इस बेगैरत चाची के फूहड़पन की एक से एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। तमाम शिकायतें और लानतें, बीच बीच में मस्खरियां। उस दिन भी चारों ओर से घेरा बनाकर झांव झांव हो रही थी कि आंख से देखकर चलती ही नहीं, दिमाग जाने कहाँ रहता है। ऐसी ठोकर खाकर हंसवे पर गिरी कि पूरा अचार का मर्तबान ही उलट गया। अब लो भला, उतना पैसा, मेहनत, आम कटहल का अचार स्वाहा हो गया इसके नाम को। अरे, जरा तो देखना था, कहाँ की फूहड़ मिली या भाई? चाची बीचों बीच सिर झुकाए सांस रोके सहमी खड़ी थी कि मैंने देखा, जमीन पर बहते अचार के तेल के बीच लाल खून की धार। मैं चीखा था, अरे, चाची के पैर से खून बह रहा है। लो, और बना, पैर और काट लिया और मुंह सिले खड़ी है। अरे जा पैर को धो,
हल्दी चूना लगा ले, पूरी ठस है भाई। मैं चाची को बाहर ले आया, नलके पर पैर धुलाया। खून बहता जा रहा था। हल्दी मांगी तो एक ने घोल कर दे दी। बाहर वाले लोग हमेशा इसे औरतों की झिकझिक समझते थे। इस बार मैं बाहर जाकर नवाब चाचा से बोला, चाची को चोट लग गई है। बगैर किसी जांच पड़ताल के अपने हाथों में पकड़े तिलस्मी उपन्यास पर नजर गड़ाए ही उन्होंने इत्मीनान से कहा, वह है ही बेगैरत। मैं चौंक के रह गया। आपको कैसे मालूम? घर की औरतें कहती हैं, सभी कहते हैं। और उसी इत्मीनान से पढ़ने लगे। घर की औरतें अम्मा की उंगलियों पर नाचती। अम्मा नवाब चाचा से अक्सर रात में उनके कोठरी में जाने से पहले कहती कि वे जरा समझाया करें चाची को, जरा शऊर कायदे से रहे। आखिर वे उनकी दुश्मन तो नहीं, उसके भले के लिए ही तो कहती हैं। कितना भी सिखाओ बताओ, समझती ही नहीं। सुधरने को कौन कहे, बिगड़ती ही जा रही है। कैसे क्या बिगड़ती जा रही है, यह कोई नहीं बताता। सो चाचा कोठरी में जाने के साथ ही उन्हें घर की औरतों के हिसाब से चलने का आदेश देते। थोड़ा जवाब तलब भी करते कि आखिर वे अपने को सुधारती क्यों नहीं। अगर उन्होंने ना सुधारा तो चाचा से बुरा कोई ना होगा। और अंत में एक बहुत ही पौरुष भरा वाक्य जोड़कर निश्चिंत हो जाते कि वे कोई जोरू के गुलाम नहीं। समझी? लेकिन घर की औरतें बराबर गवाह रही कि इतना होने पर भी चाची कभी नहीं सुधरी और नवाब चाचा इतने बुरे कभी नहीं हुए कि उनसे बुरा कोई ना हो। चाची सिर्फ सहमती गई और नवाब चाचा की इज्जत घर की औरतों के बीच दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई। चाचा खाना खा रहे होते तो अम्मा पंखा झल रही होती और सिड़ी गुड़ी सी चाची कहीं किसी कोठरी में दाल पछोर रही होती। अरे, उसे पता तो होना चाहिए कि उसका आदमी खाना खा रहा है। पीढ़ा पानी तक को नहीं पूछ सकती। कोई बात नहीं, मैं तो हूं। जबकि अम्मा ने जानबूझकर चाची को उस वक्त दाल पछोरने पर बिठा दिया होता। चाचा कस्बे से शहर जा रहे होते तो दरवाजे तक अम्मा ही टैम कुटैम की सलाह सहेजती आती होती। चाची सबके खाने के बाद चौका संभाल रही होती। अम्मा के अनुसार चाची को याद ही नहीं रही होगी कि जरा जाते वक्त जूता छड़ी तो सहेज दे। उस दिन स्कूल से लौटकर जब खाना मांगने चाची के पास गया तो वह निचाट सुनी दोपहरी में अपना दायां पांव जोर से हाथों से भींचे दर्द से छटपटा रही थी। आवाज बस इतनी की गर्म लू के झकोरे में मिल जाए, किसी की नींद को खलल ना पहुंचे। मैं भागा बदहवास सा बाबू के पास पहुंचा। चाची के पांव की चोट बहुत दर्द कर रही है। दालान में अकेली बैठी रो रही है। पांव की वही हंसवे वाली चोट पक गई है। इस बार मैंने जानबूझकर चाचा से नहीं कहा था। बाबूजी गुस्से से भभक पड़े। घर की औरतें सारी कहाँ मर गईं? एक इंसान मर रहा है और उन्हें खबर तक नहीं। सब लोग अपनी अपनी कोठरियों में सो रही हैं। चाची के दर्द से छलछला आए मेरे मन ने पहली बार अपने अंदर एक तीव्र प्रतिहिंसा महसूस की थी। और नवाब कहाँ गए? बाबूजी ने फिर पूछा। चाचा तिलस्मी उपन्यास एक तरफ रख कर आए तो बाबू ने फटकारा, तुम कैसे मुझी हो जी? तुम्हारी औरत दर्द से बिलबिला रही है और तुम तिलिस्मे होशरुबा पढ़ रहे हो। ले जाओ उसे तैयार करके, कुंदनपुर के डॉक्टर को दिखा के लाओ। चाचा बकायदा अपनी मर्दानगी में भुनभुनाए, मुझे? मैं ये सब औरतों की बातें क्या जानूं? घर की औरतों को बता देती। अरे घोंचू, शादी तुमने की है उसके साथ या घर की औरतों ने? तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। लिवा कर जाओ। चाचा के पौरुष की यह सबसे बड़ी हेठी थी कि उन्हें जोरू के गुलाम की तरह जोरू को लेकर अस्पताल या डॉक्टरी इलाज के लिए जाना पड़े। यह सब कहीं सच्चे मर्द करते हैं, और करते हैं तो सबकी मस्खरी का निशाना बनते हैं। आखिर भुनभुनाकर मुझसे बोले, चल रमन, तू भी चल। ये था कहानी का प्रथम भाग। कहानी के दूसरे और आखिरी भाग को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।